Good morning, dear students. Myself, Dr. Darshan Singh Kamboj, Assistant Professor, welcomes you all in today's online chemistry classes. Today, we are going to cover our some new topics of colligative properties, which we have discussed to cover in last conversation. तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डिटरमाइन करने की मेथड्स क्या हैं, उनको किन मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डिटर्मिनेशन की मेथड, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसकी मेथड क्या है। फिर हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की मेथड क्या है। तो पहला हम देखते हैं मेथड ऑफ डिटरमिनिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। मेथड of determining relative lowering of vapor pressure, determining RLVP, relative lowering of vapor pressure. तो फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मैनोमेट्रिक मेथड। मैनोमेट्रिक मेथड मीन्स प्रेशर जो मेजर करना है वो हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मर्करी मैनोमीटर। ठीक है, मर्करी मैनोमीटर जो है उसकी हेल्प से प्रेशर मेजर करते हैं। तो बहुत सिंपल सी मेथड है। फर्स्ट मेथड इज मैनोमेट्रिक मेथड। मैनोमेट्रिक मेथड, तो इसके लिए हमें पहले एक डायग्राम समझना होगा। वो डायग्राम क्या है कि हम पहले क्या करते हैं कि एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं और उस यू शेप की ट्यूब के साथ ऐसे कुछ ट्यूबिंग्स फिट करते हैं और यू शेप की ट्यूब जो है वो मर्करी मैनोमीटर का वर्क करती है। ये आपका मर्करी मैनोमीटर का वर्क करेगी, ये जो यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है। और ये मर्करी मैनोमीटर में मर्करी फिल्ड रहता है और मर्करी का लेवल इसमें कुछ इस तरह से होता है और इसके बगल में एक स्केल लगी होती है। वो स्केल आपको क्या बताती है कि प्रेशर mmHg में कितना हो गया, mmHg में। दिस इज व्हाट स्केल, ठीक है। तो स्केल में ये प्रेशर फिट करती है और इसका जो ये एंड होता है इसको हम फिट करते हैं बेटा वैक्यूम पंप से। क्या? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप यानी कि यहाँ से हम इसके अंदर कोई ऑलरेडी अगर गैसेज हैं तो वो सक कर लें, पहले उनको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे एक फिटिंग का एक सिस्टम हम रखते हैं। तो इसके नीचे हम जो है B19 या B24 कनेक्टर होता है यहाँ पे। तो B19 या B24 कनेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक राउंड बॉटम फ्लास्क कनेक्ट कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम किसी गिवन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, गिवन टेम्परेचर पर पहले इसमें सॉल्वेंट भरते हैं। सॉल्वेंट फिल किया, वैक्यूम पंप ऑन कर दिया और वैक्यूम पंप ऑन करने के बाद वैक्यूम इसको इवैक्यूएट कर दिया, इस पूरे चैम्बर को इवैक्यूएट कर दिया। यानी कि यहाँ जितनी एयर थी, एयर की वजह से भी कुछ प्रेशर होगा ना, वो एयर हम सक कर देते हैं। अब क्या होगा, सक करने के बाद फिर थोड़ी देर छोड़ते हैं तो यहाँ फिर से वेपर्स बनना स्टार्ट होंगी और वो वेपर्स यहाँ आती जाएंगी धीरे धीरे, और ये आती जाएंगी तो एक टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा होने पर यहाँ प्रेशर अप्लाई करने लगेंगी और एक प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इधर लेवल अप होता जाएगा और एक लिमिट पे आके ये अप होना बंद हो जाएगा। एक लिमिट पे आके ये अप होना मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा। तो उस टाइम जो यहाँ मर्करी मैनोमीटर में ये स्केल में जो रीडिंग होगी वो mmHg में आपका प्रेशर की वैल्यू को बताएगी। तो इस तरह से हम ये सॉल्वेंट लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, P0, प्योर सॉल्वेंट का क्या मिल जाएगा, P0 मिल जाएगा। अब हम क्या करें, इस सॉल्वेंट को यहाँ से हटा दें, इसकी जगह हम सॉल्वेंट का तोल के मास ले लें कि सॉल्वेंट कितने ग्राम लिया और उसमें तोल के कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन दोनों का वेट किया हुआ, यानी कि W2 ग्राम जो है सॉल्वेंट हो और W1 ग्राम जो हो वो सॉल्यूट हो। ऐसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को तोल के ले लें और तोल के लेने के बाद हम इसका सॉल्यूशन बना दें और सॉल्यूशन के साथ भी यही काम करें कि फिर सॉल्यूशन फिट करें, फिर वैक्यूम करें और फिर थोड़ी देर छोड़ें इक्विलिब्रियम आने तक छोड़ें। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद एक यहाँ पे प्रेशर फिर से राइज होगा कुछ हद तक, तो वो क्या होगा, PS होगा। तो P0 माइनस
PS जो होगा वो बताएगा आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अपॉन P नॉट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा RLVP, RLVP इक्वल्स टू X2। तो इसकी हेल्प से X2 की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स करेंगे। फिर सोल्यूट का अगर मोलर मास नहीं पता है तो मोलर मास भी निकल के आ जाएगा इससे। तो दिस इज मैनोमेट्रिक मेथड। लेकिन मैनोमेट्रिक मेथड की एक प्रॉब्लम है बेटा। मैनोमेट्रिक मेथड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि मैनोमेट्रिक मेथड से हम जब करने जाते हैं एक्सपेरिमेंट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन, पहले वैक्यूम करना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद वैक्यूम होने के बाद फिर जब ये वेपर्स बनना स्टार्ट होती हैं तो वेपर्स बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और वो टाइम जो लगता है टाइम कंज्यूमिंग, ये मीन्स ओवरऑल इक्विलिब्रियम बनने तक यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, पहले सॉल्वेंट के साथ फिर सोल्यूशन के साथ। तो इट इज़ ए वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर नॉट दैट मच एक्यूरेट, उतने एक्यूरेट भी नहीं होते, एरर आता है इसमें, क्योंकि पूरा वैक्यूम हो नहीं पाता है, यहाँ पे वैक्यूम की भी थोड़ी कमी रह जाती है। तो RLVP का दूसरा मेथड पे हम जाते हैं। दूसरा मेथड है डायनेमिक मेथड है। डायनेमिक मेथड के नाम से भी आप कह सकते हैं, या ओस्टवाल्ड वैकर्स डायनेमिक मेथड, ओस्टवाल्ड वैकर्स डायनेमिक मेथड। तो ओस्टवाल्ड वैकर्स डायनेमिक मेथड बहुत इजी, क्विक रिजल्ट्स देने वाली मेथड है, बहुत ही इजी है, क्विक रिजल्ट्स देती है। तो ओस्टवाल्ड डायनेमिक मेथड में हम बात करते हैं क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो ओस्टवाल्ड डायनेमिक मेथड में हम लेते हैं 3 ऐसे क्रॉस चैम्बर्स, ऐसे इस तरीके से, फिगर पे ध्यान देंगे आप, फिगर बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे क्रॉस चैम्बर्स हम लेते हैं। यहाँ हम ये इस तरह का ट्यूबिंग्स लेते हैं जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे बल्ब्स लगे होते हैं। इन बल्ब्स में क्या है कि हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट्स फिल करते हैं, सॉल्यूशन जिसका जो है वेट किया हुआ होता है, और उनको हम फिल करते हैं। अब देखिए कैसे, ये फिगर पे ध्यान देंगे, फिगर थोड़ा जल्दी बना देता हूँ मैं आप, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। ये वाला भी वैसे ही बनाना है जैसे पहले वाला बनाया था। ये बन गया फिगर, जल्दी से बना देंगे आप लोग, साथ साथ बनाते रहिएगा। अब जो है इसको हम आगे पास करते हैं थ्रू ए यू शेप्ड ट्यूब। ये आपका यू शेप्ड ट्यूब हो गया, और इसमें से हम फिर एग्जिट के लिए भी लगा देते हैं। और इस यू शेप्ड ट्यूब में ये कैल्शियम क्लोराइड फिल्ड रहता है। कैल्शियम क्लोराइड वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, वाटर एक्वस सॉल्यूशन के लिए ये कर सकते हैं हम। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्वस सॉल्यूशन के लिए अगर करना है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो अब देखिएगा कैसे इसको ऑपरेट करते हैं हम। ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एनहाइड्रस लेते हैं, और वेट किया हुआ इसका वेट ले लेते हैं। यहाँ पे हम भरते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या फिल करते हैं सॉल्यूशन इसमें, और उसका भी वेट किया हुआ, कितना वेट था, सॉल्यूशन लेते हैं उसका वेट करके इसमें भर देते हैं। यहाँ पे हम भरते हैं सॉल्वेंट,
और इसका भी वेट किया हुआ वेट कर लेते हैं, इसका भी वेट कर लिया, इसका भी वेट कर लिया। सॉल्यूशन का ये है आपका सॉल्यूशन फील्ड, ये है आपका सॉल्वेंट फील्ड, ठीक है, सॉल्वेंट फील्ड, और ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब करते क्या है, तो तोल के सॉल्यूशन का ले लेते हैं पूरा वेट करके, ठीक है। इसका वेट करके सॉल्वेंट हम भर देते हैं इसमें कि कितना वेट लिया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ से हम ड्राई एयर पास करते हैं, ठीक है। क्या पास करते हैं, ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या करेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से इसकी वेपर्स को लेके उड़ जाएगी, यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से आई, इसके सॉल्यूशन के ऊपर आई, सॉल्यूशन से इसकी वेपर्स को लेके उड़ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से इसकी वेपर्स को लेके उड़ गई, यहाँ आ गई टोटल। तो ड्राई एयर्स यहाँ की वेपर्स को भी और यहाँ की वेपर्स को भी लेके यहाँ आ गई। तो जितनी वेपर्स बननी होंगी सारी बन जाएंगी, जितनी भी वेपर्स बननी होंगी सारी बन जाएंगी। तो यहाँ कुछ पहले से वेट कम हो जाएगा और यहाँ भी कुछ पहले से वेट कम हो जाएगा। तो यहाँ लॉस ऑफ वेट होगा, कुछ लॉस ऑफ वेट, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, लॉस ऑफ वेट, ठीक है। तो दोनों जगह लॉस ऑफ वेट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट का जो लॉस ऑफ वेट होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वजह से होगा, और सॉल्यूशन का जो वेट लॉस होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वजह से होगा। यानी कि यहाँ जो लॉस ऑफ वेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, PS के प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के, इसके प्रोपोर्शनल होगा PS के। इसको मान लेते हैं हम W1 कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, W1, ठीक है। तो W1 प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, PS के, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। लॉस ऑफ वेट ऑफ यहाँ, ये जो यहाँ पे लॉस ऑफ वेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका, वो P0 माइनस PS के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, P0 माइनस PS। कैसे होगा देखें, P0 माइनस PS, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो तो यहाँ से ही आ गया, सॉल्यूशन की वेपर्स यहाँ क्या थी, खाली P0 थी। तो P0 माइनस PS के प्रोपोर्शनल, यानी कि W2 प्रोपोर्शनल होगा P0 माइनस PS के, ठीक है, P0 माइनस PS के। और यहाँ पे जो वेट आएगा इसका जो वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से वेपर्स आ रही हैं, इसको पहले तोल के रखा, लास्ट में तोला, तो यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ वेट। गेन ऑफ वेट किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2। यहाँ पे दोनों, जितना इधर से कम हुआ जितना इधर से कम हुआ वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितनी वेपर्स होंगी सारी इसमें। तो W1 प्लस W2 का वेट यहाँ आ जाएगा, W1 यहाँ आ जाएगा, W2 यहाँ आ जाएगा। अब देखें हमारे पास होता क्या है, इसको हम मैं ड्राइव करता हूँ, इसको बहुत आसान है। देखें कि यहाँ ये याद रखना है, W2 प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना लोअर हुआ, कितनी कमी हुई वेपर प्रेशर की, वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अब देखें कि हमारे पास क्या क्या आ गया, W1 प्रोपोर्शनल टू PS एंड W2 प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS। तो व्हाट विल बी W1 प्लस W2 प्रोपोर्शनल टू, तो वैल्यू लगा दे दोनों, PS प्लस P0 माइनस PS, ये तो होगा PS प्लस P0 माइनस PS। तो PS कैंसिल, तो W1 प्लस W2 विल बी इक्वल्स टू, विल बी प्रोपोर्शनल टू P0, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है बेटा, हमें निकालना है इसका वैल्यू RLVP का, RLVP। तो RLVP क्या होता है बेटा, RLVP होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, P0 माइनस PS अपॉन P0। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 विल बी इक्वल टू, देखिए P0 माइनस PS किसके प्रोपोर्शनल है, P0 माइनस PS प्रोपोर्शनल है W2 के, यानी कि W2 प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS। ये देखिए ये, यानी कि P0 माइनस PS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W2। और P0 किसके प्रोपोर्शनल है, W1 प्लस W2 के, तो W1 प्लस W2 के। तो आपको W1 और W2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दोनों का सम यहाँ से मिल जाएगा और W2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको, तो आपको RLVP की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ डायनेमिक मेथड से मिल जाती है, बहुत इजीली एंड बहुत फास्टली। थोड़ी देर ड्राई एयर
पास करने से इसमें वेट लॉस होता है, इसमें भी वेट लॉस होता है और इसमें वेट गेन होता है। तो W1 W2 W1 प्लस W2 की वैल्यूज हमें मिल जाती हैं और P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू W2 अपॉन W1 प्लस W2 हो जाता है। बहुत आसानी से ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। आगे हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। Measurement of elevation of boiling point, elevation of boiling point EBP, elevation of boiling point का मेजरमेंट EBP हम कैसे पता करते हैं, इसके लिए भी कुछ गिवन मेथड्स हैं। तो पहली मेथड हम बात करेंगे लिंसबर्ग मेथड, लिंसबर्ग मेथड या लिंसबर्ग वैकर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, Wacker's method, Lynchburg's Wacker's method, Lynchburg's Wacker's method। तो Lynchburg's Wacker's method जो है ये बहुत ही सिंपल सी मेथड है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपने वो देखना है। ध्यान ये है कि हमें एक जैकेटेड ट्यूब लेनी है। सबसे पहले तो क्या लेनी है, जैकेटेड ट्यूब, जिसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट होंगे ताकि टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हो। वो एक जैकेटेड ट्यूब लेते हैं। इस जैकेटेड ट्यूब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट ट्यूब फिट करते हैं जिसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। अब देखिए कैसे करते हैं ये काम। यहाँ पे हम ये फिट कर देते हैं इसके अंदर एक और ट्यूब। ठीक है, एक और ट्यूब जो फिट करते हैं इसमें यहाँ पे एक होल होना चाहिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक होल होना चाहिए। यहाँ पे एक होल होता है। तो वो होल क्या काम करता है कि हॉट गैसेस को बाहर जाने देता है, हॉट गैसेस को बाहर जाने का रास्ता दिखाता है, रास्ता देता रहता है और हॉट गैसेस यहाँ से निकल सकती हैं। तो यहाँ पे हम जिस भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, जिस भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है या सॉल्यूशन का, पहले हम सॉल्वेंट भरते हैं इसमें, क्योंकि पहले सॉल्वेंट का एग्जैक्टली प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता चलेगा, फिर सॉल्यूशन का पता चलेगा, तभी एलिवेशन पता चलेगा कि कितना बढ़ गया। तो इसमें भर देते हैं और इसमें एक फिट कर देते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर लगाने के बाद स्पेसिफिक थर्मोमीटर चाहिए होते हैं इसमें जो थोड़े चेंज को भी मेजर कर सकें। तो ये थर्मोमीटर हमने फिट कर दिया। थर्मोमीटर लगाने के बाद एक काम इसमें मेन रह जाता है, ये थर्मोमीटर टेम्परेचर की वैल्यू को बताने के लिए यहाँ पे फिटेड रहेगा। अब एक काम इसमें और करना है कि इसको हीट अप करने का, क्योंकि बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो इसको हीट अप करने का आपको सिस्टम अरेंज करना होता है। हीट इसमें इनडायरेक्ट करते हैं हम, इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। इनडायरेक्ट हीटिंग का मतलब है हम सीधे गर्म करके हीट नहीं करते इसको हम क्या करते हैं, एक अलग से बाहर से एक बॉइलिंग सॉल्वेंट की वेपर्स इसमें पास करते हैं। बॉइलिंग सॉल्वेंट जैसे इधर से कोई भाप आ रही हो, बॉइलिंग सॉल्वेंट, बॉइलिंग सॉल्वेंट हम यहाँ से लेते हैं। इसमें बॉइलिंग सॉल्वेंट की वेपर्स यहाँ आती हैं और यहाँ पे एक छेद वाला ऐसा बल्ब लगा होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, होल्ड बल्ब लेते हैं। यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है जिससे कि ये वेपर्स इस सॉल्यूशन के अंदर से पास हो जाएं। तो होमोजीनस हीटिंग हो, इसके लिए ये अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे बल्ब होता है, उसकी वेपर्स चारों तरफ सॉल्वेंट में बराबर जाती हैं। ऐसा होगा अगर हम नीचे से हीट कर रहे होंगे तो नीचे वालों को हीट ज़्यादा मिल जाएगी, ऊपर वालों को कम मिलेगी, और जिससे कि नीचे वाले पहले बॉयल होने लग जाएंगे और ऊपर टेम्परेचर अभी कम ही होगा। तो इससे क्या होता है, ये बल्ब ऐड करने से कि इसकी जो वेपर्स हैं वो पूरे में इक्वली हीट देती रहती हैं, चारों तरफ हीट इधर भी फैलेगी इधर भी फैलेगी। तो होमोजीनस हीटिंग होती है इस बल्ब से। तो ये बल्ब जो है ये क्या होता है, रोज हेड बल्ब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रोज हेड बल्ब, ROSE, रोज हेड बल्ब है। और रोज हेड बल्ब सॉल्वेंट में इमर्स्ड है, ये थर्मोमीटर भी सॉल्वेंट में इमर्स्ड है। अब क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से हम बॉइलिंग सॉल्वेंट पास करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और वो टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं जहाँ पे ये बॉयल होना स्टार्ट करता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर इसमें हम सॉल्वेंट की जगह क्या भर देते हैं, फिर सॉल्यूशन भर देते हैं और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हम
कैलकुलेट वेरी इजीली कर लेते हैं और जो वेपर्स एक्स्ट्रा होती हैं वो यहाँ से पास आउट हो जाती हैं। दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज लेंसबर्ग्स वेकर्स मेथड, लेंसबर्ग्स वेकर्स मेथड होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बात समझ गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और मेथड की, वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना। तो कैसे मेजर करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर रह जाएगा, वो बहुत इजी है, वो आपने पहले पढ़ा है, बर्कले हार्टले मेथड। अगर किसी को समझ नहीं आई होगी बर्कले हार्टले मेथड, बहुत इजी है, आपको क्लास 12th में भी मिल गई होगी वो बर्कले हार्टले मेथड। तो बर्कले हार्टले मेथड अगर नहीं आई होगी आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, अदरवाइज वो बहुत ईजी है, उसमें कोई कुछ नया नहीं है। तो मैं बात करता हूँ बेटा मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने के लिए बैकमैन्स मेथड है। बैकमैन्स मेथड, तो बैकमैन्स मेथड क्या है इसकी हम बात करेंगे। बट आपको ये याद करनी होगी, इसका फिगर याद कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। तो बैकमैन्स मेथड में आपने क्या करना है, एक बड़ा सा जार लेते हैं जिसमें हम फ्रीजिंग मिक्सचर या फ्रीजिंग जो मीडिया है फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड कर देते हैं। जो फ्रीजिंग मिक्सचर आपको चाहिए ठंडा करने के लिए, फ्रीज करने के लिए किसी भी सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे हम क्या भर देते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर भर देते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस सॉल्ट भी हो सकता है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, आइस प्लस सॉल्ट और वटेवर एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा आपका सॉल्वेंट है। और ध्यान रखना है कि आपको सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे आपको पता होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है इसका टेम्परेचर 0 से 4-5 डिग्री से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। 0 से 4-5 डिग्री से ज़्यादा नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सडन फ्रीज कर देगा ये। तो अब इसमें भी हम पहले तो एक वही क्या करते हैं, एक एयर ट्यूब, बड़ी लार्ज ट्यूब जो है एयर फिल्ड जो है ये इसमें ऐड कर देते हैं ताकि होमोजीनस हीटिंग या कूलिंग हो। और इसके अंदर दूसरी ट्यूब हम फिट करते हैं जिसमें कि हमने मेजर करना होता है फ्रीजिंग पॉइंट को। एक दूसरी ट्यूब फिट करते हैं जिसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करते हैं। तो इसके अंदर हमने ये ऐड लगा दी, इसके अंदर फिट कर दी। लेकिन अभी मैं बताऊंगा, ये तो फिगर है, फिगर तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट में सीधे फिट नहीं कर देते। तो ये एयर ट्यूब एयर जैकेट है, सीधे फिट नहीं कर देते। तो सीधे फिट ना करने का रीज़न क्या है उसको भी हम बात करेंगे अभी आगे। और ओके, अब इसमें एक फिट कर देते हैं हम थर्मोमीटर। ठीक है, एक फिट कर देते हैं क्या, थर्मोमीटर। ठीक है, और थर्मोमीटर के साथ साथ एक हम ऐड करते हैं स्टीरर। स्टीरर मतलब हिलाने के लिए, जो भी आप स्टीरिंग करने के लिए उसको, जैसे कड़छी से सब्जी हिलाते हैं वैसे ही एक कड़छी टाइप की आप कह सकते हैं, वो इसमें ऐड साथ में लगा देते हैं जो इसको हिलाने का काम करती रहे बीच बीच में। तो यहाँ पे ये स्टीरर लगा होता है, ये बीच में स्टीरर लग जाता है। ठीक है, ये क्या है, स्टीरर है। ठीक है, ये क्या है, थर्मोमीटर है। ठीक है, और ये जो है ये इसके अंदर यहाँ पे आप जिसका भी फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है वो सॉल्वेंट भरेंगे पहले और फिर उसके बाद इसमें सॉल्यूशन भर देंगे। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट आप निकालेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भर के। ठीक है, तो पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम जो है इसको इसमें फिट किए बिना, ये जो अंदर की ट्यूब है एक्सपेरिमेंटल ट्यूब जो है, इसको इसमें एयर जैकेट वाली ट्यूब में, एयर जैकेट है। ठीक है, एयर जैकेट में फिट किए बिना पहले इसमें सीधे ही ठंडा करते हैं। इसमें भी एक स्टीरर लगा होता है, इसमें भी एक स्टीरर लगा देते हैं, ये स्टीरर है। पहले सीधे डायरेक्ट इस एयर जैकेट ट्यूब में फिट किए बिना डायरेक्ट इसमें ठंडा करते हैं। तो सीधे हमें फ्रीजिंग पॉइंट की एक अप्रॉक्स वैल्यू पहले मिल जाती है। अप्रॉक्स वैल्यू पहले मिलती है तो वो उस वैल्यू को लेने के बाद आप इसको इसमें फिट करते हैं और इसमें टेम्परेचर देखते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर आपके फ्रीजिंग पॉइंट जो आपने अप्रॉक्स निकाल लिया था उसके थोड़ा पास 2-3 डिग्री सेल्सियस पास आने लग जाता है तो उसको हम स्टीर करने लगते हैं, स्टीर कर देते हैं, एक बार अच्छे से हिला देते हैं।
तो हिलाने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर होमोजीनस हो जाता है और उसके मॉलिक्यूल्स की जो लेटेंट हीट होती है वो भी रिलीज हो जाती है। तो लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगी तो फ्रीजिंग और अच्छी होगी। तो फ्रीजिंग और अच्छी होगी तो इसके बाद हम सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्वेंट को हटा देते हैं, फिर सोल्यूशन का निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो वो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑन मेजरमेंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आप लोग मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट में कि ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट मेथड भी बताऊं, बर्कले हार्टले मेथड, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देन आई विल ऐड द वीडियो। थैंक यू।